नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए दुखम सुखम का चतुर्थ अध्याय। लेखिका ममता कालिया। इस बार होली पर कवि मोहन घर नहीं गया। यह एमए का आखिरी साल था और होली के तुरंत बाद परीक्षा होनी थी। यह भी सच था कि छुट्टियों में हॉस्टल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी तरह होती है। तकरीबन हॉस्टल खाली हो जाता है। 150 विद्यार्थियों की जगह मुश्किल से 40-50 बचते हैं। मेस के सेवक भी छुट्टी पर चले जाते हैं। ले देकर बड़े महाराज और दुखी राम रह जाते। थोड़े से लड़कों का खाना वे बड़े ध्यान से बनाते। पूरे फागुन बड़े महाराज शाम के समय भांग मिली ठंडाई घोटते और लोटे से सेवन करते। शाम की ब्यालू वे बड़ी तरंग में तैयार करते। कभी आलू की तरकारी में नमक की जगह सूजी डाल देते और जब विद्यार्थी शोर मचाते तो कहते, जे अंग्रेज सरकार ऐसी जलमाई की नकमक की लुनाई और गुड़ की मिठाई सब सुई से खींच कर निकाल लेवे हैं। दुखी राम खी हंस पड़ता और सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा नमक परोस देता। होली में 2 दिन दावत बनती। बड़े महाराज क्या बनाएंगे यह उनके स्नान के समय पता चल जाता। वे नल के नीचे नहाते जाते और जनेऊ के धागे से अपनी पीठ खांसते हुए गाते, सेम भिंडी मटर सो बोले कोला, कच नारिन की जल्दी बुलायो जी, नेक धनिये की चटनी घोटायो जी। होली पर लड़के शर्त बदकर दावत जीमते। 20-25 यहाँ तक कि 30-30 पुड़ियां खाने वाले वीर भी दिखाई दे जाते। पत्तल में उस दिन भांग की बर्फी भी परोसी जाती। कवि मोहन ने अपनी बर्फी गिरधारी को दी तो गिरधारी बोला, अरे यार आज तो चखनी ही पड़ेगी। कवि ने कहा, मुझे तो देखकर ही चढ़ गई, तुम खाओ। बर्फी में बुड़का मारकर गिरधारी तरंग में झूमने का नाटक करने लगा। अभी तो तुम्हारे पेट तक पहुंची भी नहीं है। कवि ने कहा, बड़े महाराज आप महात्मा गांधी के चेले, क्या जानो होली का हुड़दंग। कहने को तो आप सुरमा हो मथुरा के। गिरधारी सिर हिलाते हुए गाने लगता है। खाना खत्म कर मुंह में पान का बीड़ा दबा सभी लड़के नाचने गाने लगे। बड़े महाराज दुखी राम भी भांग की तरंग में खूब मटके। एक से एक तान उठाई गई कि तभी डॉक्टर राजेंद्र लड़कों को होली की बधाई देने पहुंच गए। सभी छात्र उनसे गले मिले, उन्हें अबीर लगाया और सब ने उनके चरण स्पर्श किए। कवि उनके निकट खड़ा हो गया। विद्यार्थियों का आमोद प्रमोद देखकर डॉक्टर राजेंद्र ने कहा, लाख तुम अंग्रेजी साहित्य पढ़ो किंतु तुम्हारे राग रंग का इससे अच्छा उदाहरण विश्व संस्कृति में नहीं मिल सकता। कवि ने याद दिलाया, मिड समर नाइट्स ड्रीम, उसमें भी यह तरंग नहीं है। थोड़ी देर हॉस्टल में रुककर डॉक्टर राजेंद्र चले गए। विद्यार्थियों की मौज मस्ती अभी तक थमी नहीं। कवि ने गिरधारी से पूछा, मस्ती तो चढ़ गई, अब यह पतंग उतरेगी कैसे? पतंग तो अब दाल मंडी जाकर ही उतरेगी, गिरधारी ने मटकते हुए कहा। कवि पीछा छुड़ाकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उसे तनाव मुक्त होने के ऐसे अस्थायी अड्डे बनावटी लगते थे। दरअसल जब भी वह स्त्री की उपस्थिति की अभिलाषा करता तो उसके सामने इंदु के सिवा दूसरी कोई छवि ही न आती। इसमें शक नहीं कि वह पूरी तरह अपनी पत्नी के प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष था। उसने सोचा था आज एरिस्टोटिल की पोएटिक्स की अच्छी तरह पड़गुल लेगा और इंदु की याद ने इतना उद्विग्न कर दिया कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। लैंप बुझाकर वह लेट गया। करवट करवट उसे प्रिया नजर आई। उसे यह भी याद आया कि विवाह की रात उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए वह इंदु से ज्यादा कांप रहा था। इंदु के गोरे गुलाबी हाथ में उसका हाथ इतना रूखा, काला और कठोर लगा था। उसे यह भी भय हुआ कि कहीं इंदु उसे नापसंद तो नहीं कर देगी। विवाह की रस्म से लेकर अब तक का समय अजीब तरीके से कटा था। जैसे ही वे घर पहुंचे थे तो पिता ने कहा था, कवि ये जामा जूते पाक जल्दी उतार दे तो वापस करवा दे, फिजूल किराया चढ़ेगा। जीजी उसके लिए धोती कमीज ले आई थी। इंदु को अंदर के कमरे में लड़कियों के बीच भेज दिया गया था। वैसे तो कभी उन सजावटी कपड़ों में अटपटा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगा माता पिता कुछ ज्यादा ही कौवापन दिखा रहे हैं। मुंह दिखाई में जितना शगुन आया था जीजी ने अपनी धोती की खूंट में बांध लिया। कुछ रिश्तेदार कपड़े और अंगूठी, लौंग जैसे हल्के गहने लाए थे। उन सब पर बहनों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जीजी ने कहा, हमारी बहू बेचारी बड़ी सीधी है, मुंह में बोल तो होया ही नहीं। अकेलापन पाकर कवि ने पूछा था, तुम्हें जीजी और बहनों की बातों का बुरा तो नहीं लगा? इंदु ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। और तुम्हारी तो सब चीजें बढ़ गई। उनका हक था लेने का, मेरे पास तो बहुत है, इंदु ने कहा। ऐसा नहीं कि ये शुरू की सलज्जता थी जो बाद में बदली। इंदु का भोलापन निरीहता की सीमा तक जाता था। उसने ससुराल के समस्त अनुशासन, मितव्ययता और दिन प्रतिदिन को बिना किसी प्रतिवाद कुछ इस तरह स्वीकार कर लिया कि कवि अपने अध्ययन चिंतन की दुनिया में जीने के लिए स्वतंत्र हो गया। इन 5 वर्षों में बस इतना अवश्य हुआ कि इंदु ने घर की जटिलता पर उफ ना की, किंतु कुटिलता पर उसे क्रोध आया। गुस्से में कभी वह खाना छोड़ देती तो कभी बोलना।
इस रात भी कवि को वही लग रहा था जो अक्सर लगा करता था कि वे जल्द से जल्द एमए उत्तीर्ण कर अपने किसी कॉलेज में नौकरी पा ले। उसने कल्पना की कि उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई है, वह पत्नी और बच्चों के साथ शहर में मकान लेकर रह रहा है। कैसा होगा अलग शहर में अपना एकल परिवार लेकर रहना। उसे मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति याद आ गई। यादों के क्रम में यकायक कवि को याद आया लड़कपन की एक घटना। भारतीय जी के यहाँ पुत्र जन्म की जियनौर का न्योता था। दादाजी को 2 दिन से पेचिश हो रही थी। जीजी अलग अपनी टांग के दर्द से तड़प रही थी। भारतीय जी एक तो मथुरा के बड़े आदमी थे, दूसरे उनसे दादाजी के परिवार की 2 पुश्तों की नजदीकी थी। यह तय किया गया कि कवि के साथ भग्गो कुंती चली जाएंगी। लीला का 13वां साल लग गया था, अतः उसका घर से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा गया। कवि को याद है तीनों बच्चे हंसी खुशी दावत खाकर लौटे थे। दादाजी ने 2 दिन बाद थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी और लेटे हुए थे। उन्होंने कवि को बुलाकर पूछा, क्या क्या खाइबे को मिला? कुंती उछलकर बोली, पूड़ी कचौड़ी, बूंदी का रायता, मुरायता। जे तो सतैसा के यहाँ भी होता है। मिठाई बता। 5 मेल मिठाई, भग्गो ने कहा। कुंती बोली, हट, 7 मेल की तो मैंने गिनी थी, ऊपर से तले हुए काजू और गिरी। कवि ने कहा, बताए लडुआ था, बालूशाही थी, जिमीकंद था। कुंती हंस पड़ी। जिमीकंद नहीं दादाजी, कलाकंद। भैया जी कलाकंद को जिमीकंद चिया बोलते हैं। दादाजी का धैर्य चुक गया। वे भड़के, ससुरे 7 मेल की मिठाई भकोसा है, नाम गिनाने में मैया मर रही है। बच्चों ने बहुत याद करने की कोशिश की, उन्हें बाकी 4 मिठाइयों का नाम ही याद नहीं आया। दादाजी ने उठकर एक एक थप्पड़ तीनों को मारा, गाली दी और कहा, आज गए सो गए, अब कभी ससुरों को ना भेजू ना है। दावत की मस्ती काफूर हो गई। तीनों सिसकियां लेते हुए सो गए। जीजी ने कवि को थपकते हुए धीरे से कहा, बाप नहीं जे कंस है, कंस रोते नहीं बेटा, तो ये मेरी सौं। खट्टी मीठी और तीती यादों के बीच कब कवि की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कवि मोहन के सभी पर्चे बढ़िया हुए, उसका मन प्रफुल्लित हो गया। डॉक्टर राजेंद्र ने कहा, तुम्हारी प्रथम श्रेणी आ जाए तो मैं तुम्हें इसी कॉलेज में रखवा दूं। प्रिंसिपल मेरी बड़ी बात मानते हैं। कवि ने उनके पैर छू लिए। उमंग और उम्मीद से भरा हुआ मथुरा के लिए रवाना हुआ। 1 महीने बाद एमए का नतीजा घोषित होने की संभावना थी। ट्यूशन छोड़ने का थोड़ा अफसोस था, लेकिन उसे पता था कि उसे बड़े आकाश में उड़ना है। ट्यूशन से ज्यादा तकलीफ हॉस्टल छोड़ने में हो रही थी। ना जाने कितने मित्र बन गए थे कवि के कारण ही। हॉस्टल में आए दिन कवि गोष्ठियां होती रहती थी, जिनमें कभी वह अपनी तो कभी प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का वाचन करता, कई बार पैरोडी भी बनाता। इससे दोस्तों का खूब मनोरंजन होता था। अंतिम दिन हॉस्टल की विदाई की शाम रखी गई। तब कवि ने अपनी गहन उदास आवाज में अपनी अश्रु कविता सुनाई। मेरे आश्रय देने वाले जाता हूँ गृह और तुझे छोड़ते जाता हूँ। मेरा करुण है विभोर ओ मेरे विश्वास, मेरे छात्रावास विदा। 20वीं शताब्दी की मथुरा बदल रही थी, इसलिए क्योंकि परिवर्तन की लहर समूचे भारत में उठी हुई थी। कांग्रेस जनमन की चेतना पर गहरा असर डाल रही थी। आजादी की अभिलाषा ने बच्चे बड़े सबको आनंदित कर डाला था। एक तरफ लोगों में स्वदेशी पहनने की होड़ लग गई थी, दूसरी तरफ स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने की। लाला नत्थीमल के कुनबे में मिल का कपड़ा छोड़ खादी अपनाई गई, तो इसलिए भी क्योंकि खादी सस्ती पड़ती थी। जनाना धोती मिल की बनी 4 रुपए जोड़ा थी तो खादी की 3 रुपए जोड़ा, लेकिन खादी की धोती धोने में मेहनत ज्यादा पड़ती। जीजी कहती, खादी की धोती जंपर में सबसे अच्छा यह है कि सिर से पैर तक कहीं बदन नहीं दिखता। ठंड लगे तो ओढ़ के सो लो, गर्मी लगे तो पंखे की तरह डुलाकर हवा कर लो। जीजी चरखा समिति में भी जाने लगी थी। समिति की तरफ से उन्हें एक चरखा भेंट में मिला। घर में पुराने रुअड़ की कमी नहीं थी। पहले उससे मोटा सूत काता गया। बड़ी शर्म आई कि इतना मोटा सूत भाई जी को कैसे दिखाए, पर भाई जी ने जीजी का बड़ा हौसला बढ़ाया। अच्छा है बहन जी, इसके बड़े अच्छे खेस तैयार होंगे, लागत मूल्य पर आप ही को दे देंगे। इंदु कभी कभी भुनभुनाती, जीजी तो सवेरे से चरखा लेकर बैठ जाती हैं, हमें चक्की थमा देती हैं। चक्की पर रोज दाल दली जाती है, एक ना एक बोरी चक्की के पास रखी ही रहती है, कभी उड़द तो कभी मूंग। चक्की के हत्थे से इंदु की हथेलियों में ठेके पड़ गई। यही हाल भग्गो का था। जीजी रोज नई जानकारियों से भरी रहती। दिल्ली कांग्रेस सभा में कमला बहन ने मथुरा की महिलाओं को एकजुट करने के लिए यहीं डेरा डाला हुआ था। जीजी ने रसोई में एक कनस्तर रखा। बहू बेटी से बोली, अब से रोटी बनाने के बाद बचा हुआ पलथन इसमें डाला करो। अच्छा, मोहल्ले की सभी औरतों ने ही ऐसा इंतजाम किया। जब गांधी जी की विशाल सभा हुई तो यही आटा स्वयं सेवकों के काम आया। जाने कितने नौजवान नौकरी की परवाह न कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी एक संदेश देते और सब मंत्रमुग्ध होकर उसका पालन करने दौड़ पड़ते। सबको
सुबह सुबह सड़कों पर प्रभात फेरियां निकाली जाती, बड़े सुर में गाते हुए सुरजिया का जत्था निकलता। नई सरकार नई कितनी जालिम है, कभी जनता के ऊपर नमक बनाने का जुनून सवार हो जाता, सत्याग्रही नौजवान जत्थे बना लेते, हलवाई खुशी खुशी अपनी कढ़ाई और कांचा दे देते, पुलिस की मौजूदगी में ही नमक बनाने की तैयारी होती और स्वयं सेवक नमक कानून तोड़कर कढ़ाई में कौंचा चलाते। पुलिस लाठी चार्ज करती, लड़के घायल हो जाते, पर टेक न छोड़ते। छठी सातवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों ने वानर सेना बनाई। विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों के सामने जाकर खूब शोर मचाकर दुकान बंद करवाना इनका प्रिय काम था। वानर सेना महात्मा गांधी के नौजवान दल की पिछलगू दल थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाते समय ये बच्चे इतना जोश में आ जाते कि अपनी सूती कमीज भी उतारकर आग में झोंक देते। जब ये घर पहुंचते इन्हें मार पड़ती, लेकिन जोश में कमी ना आती। होली दरवाजे और छत्ता बाजार में लाइन की लाइन दुकानें लूट के डर से बंद हो जाती। कभी हड़ताल का आह्वान होता, तब भी दुकानों के ताले नहीं खुलते। लाला नत्थीमल को ऐसे दिनों बड़ा रंज होता। कहते, ये तुम्हारा गांधी बाबा काय का बनिया है, रोज दुकान बंद करवाए है। इससे जे नई पत्तों की रोज रोज दुकान बंद करे रहे तो कुत्ते भी जगह सूंघना छोड़ देवे। मोए एक बार मिले गांधी बाबा तो मैं बासी से पूछूं, महात्मा जी अपनी दुकान जमाने के लिए हमारी दुकान का बंडाधार कर देते हो। दरअसल लाला नत्थीमल को इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था कि चरखा चलाने, नमक बनाने और खादी पहनने से देश को आज़ादी मिल जाएगी। देश भर में क्रांति मची थी, पर नत्थीमल सोचते कभी कम से कम 100 साल तो अंग्रेजों को कोई हिला नहीं सकता। अंग्रेजों के कड़क मिजाज के वे मन ही मन प्रशंसक थे। जब वे घर में पत्नी या बच्चों को कड़क कर डांटते तो मन ही मन अपने को किसी अंग्रेज से कम ना समझते। चरखा चलाने में निठल्लों का काम मानते। उनकी पत्नी जब पूरी तालीमता से चरखे में लगी होती तो वह कहते, मोय तो लागे है तुम जुलाहिन की जाई हो, बनिया तो तराजू छोड़कर कछु ना चलाना है। पत्नी को गुस्सा आ जाता, मैं जुलाहिन की हूं तो तुम भी कोई लाट कल्टर के नायन हो, बुरे वाले के छोटे मैदा वाले बन गए बस। नत्थीमल दांत पीसते, जवान लड़ाना सुरजिनों से सीखकर आती है, आए तो कोई सुरजिन घर में ससुरी का टेटुआ ना दबा दूंगा। बनिए के दरवाजे कोई मूतने भी ना आवे, पत्नी भुनभुनाती। विद्यावती ने अपनी नई साथिनों को समझा रखा था कि आना हो तो दोपहर में आओ। विद्यावती अब तक गृहस्थी में से 2 कनस्तर चून निकाल कर दे चुकी थी। साथिनों की सलाह थी कि अब की बार कम से कम एक कुंड चून इकट्ठा करके वे दे। उन्होंने कहा, कमला बहन जी ने बताया है कि अगले महीने बापूजी की बहुत बड़ी सभा होगी, सारे शहरों से लोग पधारेंगे। विद्यावती ने डींग हाँक दी, चून की कोई कमी ना आए, बोरियां चीनी रखी हैं घर में। साथिनों को खुशी, बोली, विद्या बहन अपने मालिक से भी पूछ लेना, कहीं तुम पर चिल्लावे ना। विद्यावती फिर भी नहीं डरी, एक आध बोरी तो गिनती में भी ना आएगी, पूछबे की कौन बात है जामे। एक दिन लाला नत्थीमल की नजर चौके के कोने में रखे कनस्तर पर पड़ गई। उन्हें हैरानी हुई, चौके में 2 ईंटों पर यह कनस्तर क्यों रखा हुआ है। रसोई की कच्ची रसद हमेशा कोठे में रखी जाती थी। उन्होंने कनस्तर खोलकर देखा, उसमें मुश्किल से सेर भर आटा था। उनके पूछने से पहले भग्गू ने कहा, जीजी इकट्ठा कर रही है, जो सुरजियों का आटा है। फिर पिता आग बबूला हो गए, अब की गली गली जाकर चून मांगती है तेरी मैया। इतनी देर में विद्यावती भी आ गई। उसने दूर से ही कहा, इसे हाथ ना लगाना, जे आजादी की लड़ाई में काम आएगा। हूँ आटे से लेगी आजादी। महात्मा गांधी खुद तो है जो सो है, लुगाइयों को भी पागल बना रखा है। कान खोलकर सुन ले, अब से घर में कोई चुन चुन सुरजियों के यहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब यह घर में मेरा कोई हक नहीं है? विद्यावती ने पूछा। मैं अपनी मर्जी से पलोथन का चून भी नहीं दे सकती। ज्यादा बर्राओ ना, दुकान पर 2 बुरा घुना हुआ कनक पड़ा है, उसमें से 1 बोरी कहो भिजवा दूं, पर हाँ बोरी वापस मिलनी चाहिए। गांधी बाबा के वॉलंटियरों को गुना हुआ गेहूं खिलाओगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा, समझे। नत्थीमल वहां से हट गए। आजादी की हलचल और लोगों की इसमें हिस्सेदारी से वे नाराज थे। उनके विचार में ये आंदोलन फांदोलन सिर्फ दुकानदारी खराब करने के फंदे थे, इनसे किसी का भला नहीं होना था। वे कहते, इन ससुरों को गांधी बाबा की रट लगी है, जब ये सब जेल में ठूसे जाएंगे और वहां पर डंडे पड़ेंगे, सब के सब सीधे हो जाएंगे। उन्हें लगता कि आजादी आवारा, निकम्मे और नाकारा लोगों की मांग है। वे शाम की बैठक में लाला लल्लूमल से बातें करते। लाला केशव देव, हुकुमचंद और मुरली मनोहर भी वह मौजूद होते। नत्थीमल कहते, ये गांधी बाबा भी अजब सिरफिरा है, निकालना है तो अंग्रेजों को और कहता है चरखा चलाओ नमक बनाओ। अरे आंख के अंधो, तुम चरखा चलाते रह जाओगे और अंग्रेज मैनचेस्टर से मक्खन जैसा कपास लाकर धर देंगे। खाकर मुकाबला करो ना। केशव देव कहते, हमने तो सुनी है, जाने सच जाने झूठ की कल के दिन फिर हड़ताल होने वाली है। नत्थीमल का मुंह खुला का खुला रह गया। अब का हुआ?
हुआ जे गांधी बाबा दिल्ली में गिरफ्तार हो गए, सारे सुरजियों की मिर्चें छिड़ गई। मुरली मनोहर बोलते हैं, अब ये सुरजिए पहले दुकान बंद करवाएंगे फिर जेल जाएंगे और का। नत्थीमल दुखी हो जाते हैं। अब दुकानदारी का जमाना नहीं रहा। उनके हिस्से का दुख औरों से ज्यादा था, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा दोनों गांधी बाबा के भगत थे। दोपहर में ठाकुर जी के दर्शनों के बहाने विद्यावती घर से खिसक लेती और कमला बहन की सभा में शामिल हो जाती। ऐसे अभियान में भग्गो उनकी साथी होती। अब तो भगवती को भी इन सभाओं में आनंद आने लगा। सभा के अंत में जब नारे लगते, उनमें भगवती की आवाज सबसे तेज होती। कमला बहन ने शुक्रवार की सभा में तय किया कि देश प्रेम का सबूत देने के लिए मथुरा की सभी महिलाएं शनिवार की सुबह टाउन हॉल पर तिरंगा फहराएंगी। उसके बाद सब मिलकर गाएंगी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। महिलाओं में जोश फैल गया। हम चलेंगे पुकार हो गूंज उठी। कमला बहन के नेतृत्व में शनिवार को भीड़ जुटी। 4-4 की पंक्ति बनाकर महिलाएं टाउन हॉल के रास्ते पर बढ़ी। महिला जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों ओर जनसमूह इकट्ठा हो गया। पुलिस को ना जाने कैसे खबर लग गई, वह भी तगड़ी संख्या में मौजूद थी। टाउन हॉल के चारों तरफ मूंज की मोटी रस्सी का घेरा पड़ा था। टाउन हॉल परिसर में घुसना मना था। कमला बहन लंबी चौड़ी हष्ट पुष्ट महिला थी। उन्होंने टाउन हॉल की सीध में सड़क पर खड़े होकर ललकारा, प्यारी बहनों, हमारे पूजनीय बापू इस वक्त जेल में है। हम सबको बापू की कसम है, हम यहाँ तिरंगा फहरा कर ही जाएंगे। ये देश हमारा है, इसकी सब इमारतें हमारी हैं। आप सब तैयार हैं? सबने जोर का हुंकार भरा। टाउन हॉल की चार दीवारी एक तरफ से थोड़ी टूटी हुई थी। उसी पर से कूद कूद कर महिलाएं परिसर में पहुंच गई। विद्यावती एक टांग से लाचार थी। उनके लिए छोटी सी मेंढ उल्कानी भी विषम थी, अतः वे परिसर के बाहर ही रह गई। उन्होंने भग्गो को रोका, पर वह तो बकरी की तरह कूद कर अंदर ही पहुंच गई। सिपाहियों ने पहले हाथ जोड़कर कहा, बहन जी हमें मजबूर ना कीजिए, यह झंडा लगाने का ऑर्डर नहीं है। कमला बहन अनसुनी कर सीढ़ियों के ऊपर चली गई। इंद्रावती के हाथ में लिपटा हुआ तिरंगा था। दयावती ने वह पहला बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसमें पोकर तिरंगा लगाना था। भीड़ के मारे भगवती ऊपर तो नहीं पहुंच पाई, नीचे जीने से ही बोलते रही, गांधी बाबा की जय। तभी दो सिपाहियों ने आकर डपटा, चुप, अभी थाने ले जाकर बंद कर देंगे, चलिए नेता बनने। सड़क से विद्यावती पत्थर पर बैठी भगवती पर नजर रखी थी। वे चिल्लाई, हेरी भग्गो, भागी चलिए, मेरे पैर में बाइट आ गई। अरे भग्गो माँ की तरफ भागी। इस तरह माँ बेटी उस दिन गिरफ्तारी से बच गई, वरना गिरफ्तारियां तो बहुत हुई। लाला जी को खबर लगनी ही थी। रात को वे बहुत चिल्लाए। पत्नी से कहा, इस छोरी का कहीं ब्याह ना होगा, कहे देता हूँ। तुम दिन भर इसे लेकर सुर्जियों में घूमो, क्या एक अच्छे लक्षण है? में कौन बुराई है, मैं साथ में हूँ, मेरे संग वापस तो आ गई। आगे से सुन लो, चरखा वरखा चलाना है तो घर में बैठकर चलाओ, पर बाहर निकली तो देख लेना, एक टांग तो भगवान ने तोड़ दी है, दूसरी मैं तोड़ दूंगा। विद्यावती चुप लगा गई। झगड़ालू आदमी के मुंह कौन लगे। दोपहर भर इंदु घर में दोनों बच्चियों के साथ अकेली छूट जाती थी। थोड़ी देर वह ब्लैकी एंड सन्स की गोल्डन रीडर पढ़ने की कोशिश करती, जो पति ने उसे अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान के लिए दी थी। जल्दी उसके हाथ से किताबें लुढ़क जाती, उसकी आंख लग जाती। बेबी तो शुरू की ही शैतान थी। मुन्नी की भी चंचलता बढ़ने लगी थी। दोनों की चिल्लपों में इंदु चैन से सो ना पाती और शाम को वह झुंझलाई रहती। लोहे वालों की बहू उमा और इंदु में अच्छी दोस्ती थी। उमा के बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे और उनका दाखिला स्कूल में हो चुका था। कभी कभी वह दोपहर को आ जाती और दोनों सहेलियां स्वेटर बुनते हुए अपना सुख दुख भी उधेड़ बुन कर लेती। एक दिन उमा आई तो देखा इंदु और मुन्नी सोई पड़ी है और बेबी बाहर गली में दौड़ रही है। उमा उंगली पकड़कर उसे अंदर लाई। स्वेटर की सिलाई से इंदु का कान गुदगुदाकर उसने उसे उठाया। इंदु उठने लगी तो देखा साथ सोई मुन्नी ने दस्त कर ना सिर्फ खुद को बल्कि उसे भी लिबेड़ दी है। मुन्नी को बाहों से पकड़ इंदु आंगन के नल पर लपकी, जिसके नीचे पानी का टब रखा रहता है। वह टब से पानी लेकर मुन्नी को साफ करने लगी और तभी मुन्नी उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। उमा दौड़ी आई। उसने बच्ची को टब से निकाला, लेकिन तब तक वह कुछ पानी गटक चुकी थी। यकायक वह चुप हो गई। इंदु घबराहट में रोने लगी। उमा ने बच्ची को लटकर उसकी पीठ दबा दबा कर उसका पानी निकाला, उसकी छाती पर मालिश की और कान मसल मसल कर उसे सचेत किया। कुछ मिनटों बाद वह बुक्का फाड़कर रोई। तब इंदु और उमा की जान में जान आई। वे आपस में लिपट गई। तुम तो बच्चे पालने में एक्सपर्ट हो गई, इंदु ने कहा। अरे सिर पर पड़ती है तो सब सीखना पड़ता है। मेरे से ये चिलबियाँ संभलती ही नहीं, ऊपर से घर का कुल काम। अरे अभी क्या है, अभी तो तुम निठल्ली हो, जब वे घर आ जाएंगे तब देखना कैसी मुश्किल होगी। जानकर भी अनजान बनकर इंदु ने कहा, और क्या मुश्किल? अरे वो बुलाएंगे सेज पर और ये दोनों राजकुमारियाँ दीदे फाड़कर रहेंगी, सोने ना देंगी। और तुम क्या करती हो तब? और क्या करे, थोड़ी सी अफीम दूध में चटा देती हूँ, मजे से धूप चढ़े तक सोते हैं दोनों बच्चे। इंदु डर से सन्न हो गई। हाय राम, अफीम में तो नशा होता है।
राई बराबर देती हूँ, ये कहते हैं उमा दे दे नहीं तो सोना मुहाल हो जाएगा। मैं तो कभी ना दूँ, आने दे भाई साहब को तब देखूंगी। उमा ने तय किया कि अब की होली पर इंदु बच्चों के साथ उसके घर आए। इंदु के दब्बू स्वभाव ने कई बहाने ढूंढे पर उमा के आगे उसकी एक ना चली। बाद में इंदु को लगा उसे भी घर से निकलना चाहिए। दादाजी का पूरा दिन दुकान पर मन लगा लेते हैं, जीजी भग्गो चरखा तकली के नाम पर निकल लेती हैं और एक वही रह जाती है घर घुसरी। फिर कवि मोहन को भी तो होली पर नहीं आना था। होली के रोज इंदु ने सुबह सुबह ही गुजिया दही बड़े बना डाले और जीजी से कहा हमें उमा के यहाँ जाना है। जीजी बोले 30 त्योहार पर अपने घर में रहना चाहिए, कोई आ जाए तो कैसा लगेगा। इंदु मैं तो रोज ही घर बैठी रहती हूँ, आज तो मैं जरूर जाऊंगी। सास ने समझाया कि छोटी ननद को साथ लिए जा, पर इंदु अपनी सहेली से मिलने के चाव में दोनों बेटियों को लेकर अकेली चल पड़ी। होली दरवाजे से बाएं हाथ की गली में 5वां मकान था उमा का। उमा और उसके परिवार वालों ने इंदु का बड़ा स्वागत किया। उसके पति दीपक बाबू ने बेबी को गोद में ले लिया और बोले तेरे दोस्त ऊपर है, चल तुझे ले चलूं। बेबी अनजान हाथों में ठुनकने लगी। उमा बोली चलो सब ऊपर चलते हैं। ऊपर के कमरे में होली व्यंजन सजे हुए थे। बीच वाली मेज पर हरे रंग की बर्फी, गुजिया, दही बड़े, कांजी के बड़े और ठंडाई भरा जग रखा था। पहले रंग लगाने का कार्यक्रम चला। इंदु ने पहले ही कह दिया देखो सूखा रंग खेलो नहीं तो जीजी दादाजी चिल्लाएंगे। अरे धुलेंडी तो कल है, दीपक बाबू बोले आज सूखा ही चलेगा। उमा और दीपक ने खूब इसरार करके इंदु को काफी खिला डाला। इंदु ने हरे रंग की बर्फी देखकर गर्दन हिलाई। भाई साहब यह ना खाऊंगी, इसमें भांग पड़ी लगी है। अरे नहीं, ये पिस्ते की बर्फी है, दीपक और उमा ने एक साथ कहा। वाकई ठंडाई ठंडी और मीठी थी। एक घूंट भरकर इंदु ने कहा इसमें भांग तो नहीं घोटी है। बिल्कुल नहीं, उमा ने सिर हिला दिया। इंदु को घर से निकलकर अच्छा लग रहा था। बच्चे भी आपस में मगन थे। मुन्नी पास के तख्त पर सो रही थी। वह ठंडाई का गिलास गटागट पी गई। उमा ने बड़े प्यार से उसका गिलास फिर भर दिया। बेसिर पैर की गप्पों में कब सूरज छिप गया किसी को पता ही नहीं चला। अब इंदु को घर की सुध आई और उमा बोली ये जाकर कह देंगे तुम्हारे घर, आज यहीं रह जाओ। इंदु घबरा गई। नहीं जीजी तो मेरी जान निकाल देंगी, मैं तो अभाल जाऊंगी। उमा दंपत्ति रोकते रह गए। इंदु मिन्नू की गोद में लेकर बेबी को उंगली से थाम तेज कदमों से चल पड़ी। थोड़ी देर में इंदु को लगने लगा जैसे वह हवा पर चल रही है। वह और भी तेज चलने लगी। बेबी बार बार पिछड़ रही थी। गली में एक दुकान के थड़े पर इंदु रुकी। फिर वह लगभग भागती हुई गली के पार पहुंच गई। सास उसकी हालत देखकर समझ गई कि कहीं से इंदु भांग का लोटा चढ़ाकर आई है। जीजी ने बहू को नींबू चटा और पूछे बेबी मुन्नी कहाँ है। इंदु ने ताली बजाकर कहा बेबी मुन्नी, और हंसी का दौड़ पड़ा और हंसती जाए। जीजी बोली उमा के घर सुलाई क्या। उमा नहीं नहीं, हिंदू ने कहकर हंसना शुरू कर दिया। विद्यावती ने पड़ोसी के छोड़े को घर उमा के घर दौड़ाया, जाकर देख बच्चे कहाँ हैं। थोड़ी देर में छोरा लौट कर आया। बहन जी कह रही हैं बच्चे तो भाभी के साथ ही गए थे। जीजी घबराकर रोने लगी। इंदु तंद्रा में थी। सास ने उसकी कोठरी का दरवाजा उड़क दिया। बड़ी दौड़ धूप मची। सारे बाजार में शोर मच गया कि लाला नत्थीमल की पोतियां हराए गई हैं। होली दरवाजे के बाहर का बाजार उस दिन खुला हुआ था। लोग अभी भी अबीर, गुलाल और टेसू के फूल खरीद रहे थे। हलवाइयों की दुकानें सजी हुई थी। बहुत से मनचले रंगदार टोपी पहने, हाथ में पिचकारी लिए गलियों में आ जा रहे थे। उन पर भी शोर मचा था कि लाला नत्थीमल की 2-2 पत्तियां हराई गई हैं। ये मनचले भी भांग चढ़ाए हुए थे, लेकिन सुरूर अभी नहीं हुआ था। उनमें से एक ने कहा करीब 2 घंटे पहले मैंने देखी थी छोरियां। लाला जी का मुनीम छिद्दू वहीं हर दुकान से पूछताछ कर रहा था। उसने लपक कर पूछा कहाँ देखी थी। लड़के ने एक दुकान के चौतरे पर इशारा किया। बड़ी वाली लाल फराक पहने थी जाने। हाँ हाँ हाँ, छिद्दू मुल ने कहा। अभी तो अबाला है, दुकान पे सुबह से मुन्ना था। मुन्ना की ढूंढ मची। दुकान से छुटकर मुन्ना तो होली की मस्ती में संगी साथियों के साथ कहीं निकल गया। एक और लड़के ने कहा एक आदमी दोनों छोरियों को गोदी उठाकर ले गया था कि इनकी मैया बुला रही है। लाला नत्थीमल ने खबर सुनी तो सन रह गए। मनी मन पत्नी को गाली देते हुए अपनी कमीज छाड़कर उठे। सवेरे से बैठे बैठे उनके घुटने अकड़ गए थे। छिद्दू तो खुद बेबी मुन्नी को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने बेमन से अपने मजदूर सियाराम से दुकान बढ़ाने और चाबी घर लाने को कहा। जब तक लाला नत्थीमल बाजार की तरफ पहुंचे, बाजार में शोर था। कंस्टीला होकर ओए छोरे बता रहे हैं कि वहां से रोने की आवाज आ रही है। होली दरवाजे के बाहर कंस्टीले पर लोग लपके। सबसे आगे रंगी और उसके साथी थे। उन्होंने देखा जमीन पर दोनों बच्चियां लोट लोट कर रो रही हैं। उनके पास एक दोने में थोड़ी सी जलेबी रखी हुई है। बंसीवारी की जय, होलिका माई की जय बोलते हुए लड़के लपक कर बेबी मुन्नी को उठा लाए। पीछे पीछे लाला नत्थीमल और छिद्दू भी आ गए। दादाजी ने बेबी को गपची में भरकर खूब प्यार किया। कहाँ चली गई थी रे तू। छिद्दू ने मुन्नी को गोद में उठा लिया। दिन के इस वक्त छोरियां कंस्टीला पहुंची कैसे, ये ना रास्ता जाने न चल पाए। बाजार में इसी पर विचार विमर्श चलने लगा। लाला नत्थीमल ने शेर भर कलाकंद बंधवाया और घर की तरफ चल दिए। छिद्दू की गोदी से उतरते ही बोली बेबी दादी दादी कहती विद्यावती से चिपक गई।
घर में शाम को चूल्हा नहीं जला। इंदु सोई पड़ी थी। भग्गो जीजी से डांट खाकर एक तरफ पड़ी थी और जीजी का अपना मन तड़फड़ में पड़ा था। पंजे का घाव चस चस करने लगा था। उस पर झुकी हुई प्रार्थना के शिल्प में बुदबुदा रही थी, बंसी वाले तूने आज लाज रख ली। बेबी का गुलगुला बोझ बदन पर पड़ा तो जीजी विहलता में रो पड़ी। अरे मेरी लाडो काडो, कहाँ थी रे तू इतनी अबेर? ए छिद्दू इधर आ, कहाँ मिली छोरियां मोई बता। तब तक नत्थीमल मुन्नी को लेकर अंदर आए। उन्होंने विद्यावती की गोद में बच्ची को डालकर प्रेम से खा लो संभालो अपनी नातनियां, नगर ढिंडोरा पीट के पाई हैं। भगवती बेबी को उठाकर नाचने लगी। बेबी मिल गई आहा, मुन्नी मिल गई आहा। खुशी के मारे सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नत्थीमल बोले, मैंने तो बाजार में सुनी और कलेजा धक से रह गया। भगवान कभी को कौन मुंह दिखाऊंगा। मैंने कहा चलो भाई छिद्दू छोड़ दे दुकान, जिसने जो बताया सोई किया, जहाँ कहाँ वहाँ। अरे बहू कहाँ बुलावे। नत्थीमल हाथ पैर धोकर कपड़े बदलने लगे। उधर बेबी और भगवती ने झंझोड़कर शोर मचाकर इंदु को जगा दिया। भग्गो बोली, भाभी दादाजी बड़ी मुश्किल से पाए हैं बेबी मुन्नी को, इन्हें छाती से चिपकाकर प्यार तो कर लो। इंदु को अब रोने का दौरा पड़ा। वह जोर जोर से हाय हाय करती रोने लगी। विद्यावती ने अंदर जाकर घुड़का, चुप नौटंकी करने की जरूरत ना है, आवाज ना निकले अब। मुन्नी दूध के लिए मचल रही थी। उसे इंदु की गोदी में दिया गया। बहू की हालत से बेखबर नत्थीमल यही बतलाने लगे कि बाजार में वो छोरे ना मिले होते तो बेबी मुन्नी मिलती थोड़े ही। कौन थे वे छोरे? विद्यावती ने पूछा। होंगे कोई होली हुरियार रहे, नत्थीमल ने लापरवाही से कहा। वे कलाकंद के ऊपर का कागज और सूत निकाल रहे थे। उन्होंने सबके हाथ में कलाकंद की कतली रखी। प्रभु की लीला गाओ, जो कुछ ऊंच नीच हो जाता तो अपने कवि को मैं कौन जवाब देता। भग्गो ने कहा, दादाजी लौंग लता लाते, हर बार तो कलाकंद ही लाते हो। सच्ची भग्गो, मोए कलाकंद इत्तो भाए हैं, मैं सोचू अपने पलंग पे कलाकंद की बिछात करवा लूं, इधर करवट लूं उधर बुड़का मारूं। पोतियों को मिल जाने की खुशी में अपनी विजय उल्लास भी शामिल कर लाला नत्थीमल इस समय 100% प्रसन्न आदमी थे। लेकिन विद्यावती के दिमाग पर उनका आलोचक सवार था। उन्होंने फिर पति से सवाल किया, धुलंडी तो कल है, हुरियार कहाँ से आए गए? अब लाला नत्थीमल को याद है, नहीं मैं भूल गया, पप्पू की दुकान पर एक छोरे ने बताया, तभी लोग कंस्टीले की तरफ भेजे। मैं कहूँ जो एक होते तो वो आदमी लेकर भेज गए हो, तो दो छोरियां दोनों मरखनी, उससे संभरी ना आए। विद्यावती के दिमाग पर गांठ पड़ गई। कई छोरों ने देखी हैं छोरियां, इसका मतलब बहू सीधी घर आने की बजाय गली मोहल्ले में हंसती बोलती आई है। हे बंसी वाले, इस घर की पत्तो अब तुम्हारे ही हाथ है। इतनी देर में भग्गू ने ब्यालू बना ली थी। पिता ने खाने से मना कर दिया। वे कलाकंद खाकर ही तृप्त हो गए थे।